कैसे हो साथियों। फिज़िक्स में हमारी नई यूनिट जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। हमने अभी ऑप्टिक्स को विराम लगाया है। यूनिट 6 पहले नहीं कर रहे हैं, पहले यूनिट 7 कर रहे हैं। छोटी सी है, 3 मार्क्स की यूनिट 7, ठीक है। 3 मार्क्स की छोटी सी है जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, या सिंपल से आप डुअल नेचर भी इसे कह सकते हैं। ये यूनिट बस इस बात पे अटकी है, या इस यूनिट की सुई इसी बात पे टिकी है कि इलेक्ट्रॉन को कुछ फिजिसिस्ट या केमिस्ट पार्टिकल नेचर से देखते थे और कुछ फिजिसिस्ट या केमिस्ट वेव नेचर से देखते थे। बट जैसे ही आइंस्टीन ने अपना एक्सपेरिमेंट करा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, और उनके साथ हर्ट्ज़ ने भी अपना एक्सपेरिमेंट करा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, तो एक बात इस्टेब्लिश होगी कि यार इलेक्ट्रॉन एक सिक्के के जैसा है, कि जैसे सिक्के को ऊपर से देखें अगर हेड है तो नीचे से टेल होगा, और अगर ऊपर से टेल है तो नीचे से हेड होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन में दोनों ही नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। हालांकि एक नेचर दूसरे पे डोमिनेटिंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आप पे जैसी कंडीशन होगी, अगर कंडीशन वेव नेचर को फेवर करने वाली है तो पूरा आपको वेव नेचर ही दिखेगा, और अगर कंडीशन पार्टिकल नेचर को फेवर करने वाली है तो पूरा आपको पार्टिकल नेचर ही दिखेगा। ये इस चीज़ पे टिकी है ये पूरी यूनिट, कि इलेक्ट्रॉन को आपका देखने का नज़रिया कैसा है। अगर कंडीशन फेवरेबल पार्टिकल नेचर की होगी तो पार्टिकल नेचर शो होगा, नहीं तो वेव नेचर होगा। तो आज की थ्योरी ये है, आज के मॉडर्न टाइम्स में हम इलेक्ट्रॉन को डुअल नेचर का मानते हैं। उसमें पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ तो पहले से थी, बट वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी उसकी आज की डेट में इस्टेब्लिश हो गई। अब वेव लाइक प्रॉपर्टी के साथ आप ये भी सोच लेना कि इसमें ऑप्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी होगी, डिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, पोलराइजेशन होगा, ये सारी चीज़ें। तो डुअल नेचर थ्योरी को हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। आपको पता है क्वांटम के फादर, क्वांटम फिजिक्स के फादर थे एरविन श्रोडिंगर, उन्होंने ही बताई थी। बट थोड़ा मैं आपको अचीवमेंट्स गिनाता हूँ जो लेड टू द डिस्कवरी ऑफ डुअल नेचर, ठीक है। ये तो कौन कौन है, तो जो बेसिकली हमें पहुँचना तो डुअल नेचर तक ही है। डुअल नेचर, या जिसे हम क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। कौन सी थ्योरी बोलते हैं? क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार आपके एक बंदे आए जिनका नाम था रोएंटगन। रोएंटगन ने डिस्कवर करी एक्सरे। लगभग कब, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हो चुका था 1895 तक। आज की अगर तौर पे देखें तो एक्सरे कुछ नहीं। एक्सरे क्या होती है आप खुद ही बताओ। एक्सरे क्या होती है? एक्सरे आपको पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है? जब बीटा पार्टिकल्स एमिट होता है, ठीक है। कोई फास्ट मूविंग हाई एनर्जी की रेस टकराती है मेटल के सरफेस से तो एक्सरे एमिट होती है। तो रोएंटगन ने एक्सरे प्रोड्यूस कर दी थी। सारा यहाँ तक पहुँचेंगे हम डुअल नेचर तक। उसके बाद क्या था? रोएंटगन के बाद आप पे आए आपके जे थॉमसन। लगभग जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर दी थी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग 2 साल बाद 1897 में। एंड देन आप क्या है, विलियम क्रुक्स ने कैथोड रे डिस्कवर कर चुके थे। विलियम रे ने कैथोड रे डिस्कवर करी। व्हाट इज़ कैथोड रे? इट इज़ जस्ट अ स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैथोड रेज बोलते हैं, ठीक है। तो कैथोड रे। और फिर इसके बाद फाइनली आप क्या है, मिलिकन्स। और मिलिकन्स ने अपना करा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये था फॉर दी कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। आपको पता है चार्ज बाई मास रेशियो से करा था इन्होंने, तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पता चला। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद तब तक बहुत सी चीज़ें हो रही थी साथ में। चैडविक ने न्यूट्रॉन निकाल दिया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली थी। ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई है ना। प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हुई, काफ़ी चीज़ें हुई।
बट जो जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रोएंटगन ने एक्सरे करा, एक्सरे बीटा पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, जे थॉमसन ने उसको ही आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस एटम से भी परे है, इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो कैथोड रे में एग्जिस्ट करता है। फिर मिलिकन ने चार्ज होने इन इलेक्ट्रॉन, जो कि फंडामेंटल है, सबसे बेसिक चार्ज है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का, वो उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला। फिर आपका है आइंस्टीन, ये बहुत थॉट एक्सपेरिमेंट करते थे, प्लस लेनार्ड प्लस हर्ट्ज। इन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करे जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हैं। इन्होंने ये करा। आगे जाके फिर क्वांटम फिज़िक्स के जो जनक या पिताजी थे, फादर थे, श्रोडिंगर, उन्होंने तो यार ये तक कह दिया, अभी तक ये सब मान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, इनमें से कुछ पार्टिकल वाले थे, कुछ वेव वाले थे। इन्होंने तो पूरा सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है, इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेव। और फिर सबके बड़े सबसे ख़तरनाक चीज़ बोल दी थी डी ब्रॉगली कि चाहे कोई भी मैटर हो, उसमें दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल भी और वेव भी। बहुत ख़तरनाक बात इन्होंने कह दी थी, पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। फिर और भी आए थे, बट इतनों से हम काम चला लेंगे। एक और एक्सपेरिमेंट था, बट इतनों से हम काम चला लेंगे। ये सारी चीज़ें बेस बनाती है डुअल नेचर ऑफ मैटर या पार्टिकल का डुअल नेचर। कौन कौन है? रोएंटगन ने एक्सरे डिस्कवर करी, थोड़ी बहुत पता चली, बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन निकाला, विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे निकाली, मिलिकन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके चार्ज होने इलेक्ट्रॉन निकाला। आइंस्टीन जो थे, लेनार्ड हर्ट्ज के साथ मिलके, चाहे इंडिविजुअल भी करी इन्होंने डिस्कवरी, कंटेम्पोररी थे, ये साथ में थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इन्होंने बताया। फिर एरविन स्ट्रॉन्डिंगर ने स्ट्रॉन्डिंगर बता दिया, और एरविन स्ट्रॉन्डिंगर ने सीधा हमारा क्वांटम फिजिक्स बताया, जिसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या वेव है। फिर डी ब्रॉगली ने तो हद ही कर दी, उसने बताया कि हर मैटर में वेव होती है। अब वो दिखने की बात है, दिखती है नहीं दिखती, वो हमारे डीमेरिट है कि हम ऐसी डिवाइस अभी तक नहीं बना पाए कि जो ह्यूमन बॉडी से भी रिलेटेड जो वेव निकलती है, ऑरा निकलती है, उसे ऑब्जर्व कर पाएँ। ये हमारी दिक्कतें हैं। नेचर तो पहले से एग्जिस्ट करता है, हम इतने कैपेबल नहीं हुए, हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं हुए कि अभी वो डिवाइस बना पाएँ जो बड़ी बॉडीज़, मैक्रो बॉडीज़ की भी वेवलेंथ देख पाए। अभी तक हमारा डोमेन क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड है वेव देखने का। तो ये सारी डुअल नेचर है। और भी आपको पता है रदरफोर्ड ने क्या बनाई, आपकी किसकी डिस्कवरी करी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। और उन्होंने तो बहुत अजीब सी बात कह दी कि मान लो जैसे फुटबॉल ग्राउंड जितना एटम है, तो उसका सारा मास इतना होगा, एक ऐसी जगह कंसनट्रेटेड होगा जो उस फुटबॉल ग्राउंड में रखी हुई कॉस्को बॉल के जितना है। कॉस्को बॉल हमारा न्यूक्लियस हो गया, फुटबॉल ग्राउंड हमारा एटम हो गया, और सारा का सारा मास उस कॉस्को बॉल के अंदर ही है पूरे एटम का। तो कितना अजीब सा लगता है। तो यही सारी चीज़ डुअल नेचर की तरफ इशारा कर रही है, क्वांटम थ्योरी की तरफ इशारा कर रही है। अब हमें यही समझना है, हमारा परम धर्म अब क्वांटम नेचर को ही समझना है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट या डुअल नेचर थ्योरी। बहुत ख़तरनाक लड़ाई थी उस समय तो, मतलब आप 1800 इसकी समय मान सकते हो कितना ख़तरनाक होगा। थोड़े से परे चले जाओ और पुराना चले जाओ, तो पूरे यूरोप में आपका क्या रखा था, पूरा अंधकार का समय था पूरा, मतलब उसे बोलते हैं एज ऑफ ब्लैक। पूरा मतलब अंधकार था उस समय। रिलीजन या जो आपका क्रिश्चियनिटी थी वो बोलबाला था। साइंस वालों को, जो साइंस की बात करता था, उन्हें मार देते थे, ख़त्म कर देते थे। इतनी सारी उनकी बेइज्जती करते थे, निंदा करते थे कि कोई साइंस की बात करना ही नहीं चाहता था। तो बस आप इन्हें ऐसा ना समझिए कि इन साइंटिस्ट ने करा तो इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंडीशन रही होंगी, नहीं। इनको साइंस का पक्ष रखने के लिए रिलीजन से भी लड़ना पड़ा। पहले रिलीजन और स्टेट की जो मशीनरी होती है, जैसे आपकी गवर्नमेंट है, ये एक साथ काम करती थी, पहले अलग अलग नहीं थी। पहले जो रिलीजन बोलता था या जो रिलीजन का टेक्स्ट होता था, जैसे आपकी बाइबल होगी, कुरान होगी, आपकी मैं क्या बोलते हैं उसे, मनुस्मृति हो गई जो हिंदुज़म में होती है, ये सब ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था पहले। वो तो अब बनाए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, पहले इसी के हिसाब से सजाई दी जाती थी, है ना, और जो भी चीज़ें थी इसी के हिसाब से होती थी। तो जैसे कॉपरनिकस हो गए, गैलीलियो हो गए, उनकी इतनी बेइज्जती हुई, न्यूटन्स, लिबनिट्ज़, इनकी इतनी बेइज्जती हुई। किसी महान साइंटिस्ट ने तो इतना तक कह दिया था कि गॉड मस्ट बी अ ग्रेट मैथमेटिशियन। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स इतनी बढ़िया लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें। तो हम बात करना चाहेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट
क्वांटम या डुअल नेचर, क्वांटम या डुअल नेचर थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम या डुअल नेचर थ्योरी ऑफ लाइट। इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट में ना फोटॉन्स होते हैं, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। क्वांटम मतलब सबसे छोटी इकाई, क्वांटम मतलब किसी भी चीज़ की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। जैसे मास के आप माइक्रोग्राम नैनोग्राम मान सकते हो, ऐसे टाइम की सबसे छोटी इकाई वैसे क्या है, हम सेकेंड ही मानते हैं जिसे मेज़र कर सकते हैं, नहीं तो उससे भी और भी होती हैं, शॉक भी होती है और भी बहुत सारी हैं, फ्रिल्स हैं, बट इससे काम चलाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से लाइट में जो है, लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड, या तो उन्हें फोटॉन बोल लो या क्वांटा बोल लो, कॉल्ड फोटॉन और क्वांटा, ठीक है। टाटा फोटॉन प्लस मत समझना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन और क्वांटा हैविंग एनर्जी। हर फोटॉन की एक ही एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स का कांस्टेंट है, प्लैंक्स की तो बात बताना भूल ही गई। प्लैंक्स ने तो बहुत मतलब जो एनर्जी रेडिएशन होती है ना, वो उन्होंने डिस्क्रीट बता दी थी। डिस्क्रीट मतलब वो भी कैसे होगी, इंटीग्रल होगी, क्या बता दी थी यार। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यहीं से यूनिट बनाओ। एच की बनानी है, न्यू जाएगा डिवाइड में, मतलब सेकंड इन्वर्स ऊपर जाएगा तो सेकंड होगा, एनर्जी की होती है जूल, तो ये जूल सेकंड होती है, एक तरह का कांस्टेंट है। आपको पता है न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, जो भी रेडिएशन आ रही है लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सी आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। और लैम्डा आपकी वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन होती है, वेवलेंथ। ये तो अभी तक हमने लिखा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन और क्वांटा, ईच हैविंग एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लैम्डा एंड ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन with the स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो ये हमारी क्वांटम या डुअल नेचर थ्योरी थी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट में टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं कॉल्ड फोटॉन या क्वांटा, जिनकी एनर्जी इतनी होती है और ये सब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल्स करते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब सबसे मेन बात क्या है, इन्होंने बोला एनर्जी अगर किसी सोर्स से निकल रही है तो ऐसे कंटिन्यूस नहीं निकलेगी, अगर ये एनर्जी होगी ऐसे कंटिन्यूस नहीं निकलेगी। एनर्जी असली में निकलेगी कैसे, डिस्क्रीट निकलेगी, ऐसे ऐसे कुछ गैप्स के बाद निकलेगी। ये छोटे छोटे जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, ये छोटे छोटे गैप्स में जो एनर्जी हैं, ये फोटॉन्स है। क्या है, फोटॉन्स, ये फोटॉन्स है। हर एक की एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू है। कंटिन्यूस फ्लो नहीं है एनर्जी का, कैसे है, पैकेट्स में है, डिसकंटिन्यूस है, डिस्क्रीट फ्लो है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारी थी क्वांटम या डुअल नेचर थ्योरी ऑफ लाइट। अब इसके बाद देखो सबसे मेन बात क्या आ जाती है, क्योंकि यहाँ हम डुअल नेचर पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा हमें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट को पढ़ने के लिए पहले तो आप एक कन्फ्यूज़न अपने से दूर कर लो। आपने बचपन से एक चीज़ पढ़ी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होते हैं ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो डुअल नेचर या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आपकी ये रही। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारी हेडिंग आएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हम पे हेडिंग आएगी। अब एक सिंपल सी बात है, देखो मैं एक स्टेटमेंट लिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा, एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन
but every valence electron is not free। यह मैंने ये लिखा दिया कि हर फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होगा, बट हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा समझते हैं। पहले हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोज इलेक्ट्रॉन दैट आर फाउंड इन द outermost shell या ऑर्बिट ऑफ एन एटम। किसी एटम के सबसे बाहरी शेल या ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे जरा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगाएं बच्चों वाली, तो जैसे मैंने यहाँ कार्बन ले लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और सोडियम ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो होगी 2,4, ठीक है, और इसके होगी 2,8,1। वेरी गुड। तो ये है हम पे के शेल, ये है एल, दिस इज़ के, दिस इज़ एल, दिस इज़ एम, के एल एम। ठीक है, तो ये जो 4 है ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 1 भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ज़रा समझो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आपको पूरी कहानी फिर समझ में आएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, बट फ्री इलेक्ट्रॉन दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं विच आर फ्री टू मूव विदिन द सरफेस ऑफ, और मैं बहुत विवादित चीज़ लिखाऊंगा यहाँ मेटल, क्योंकि मेटल ही एक ऐसी चीज़ है जो कंडक्टर है, और साथ में उसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कुछ आपके इलेक्ट्रोलाइट में भी पाए जाते हैं, नॉन मेटल में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो सिर्फ मेटल लिखा है मैंने। तो दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस ऑफ मेटल बट कांट एस्केप इट ड्यू टू बैरियर फोर्स की वजह से छोड़ नहीं सकते। बैरियर फोर्स को एक और चीज़ लिख लेंगे, मेटालिक बॉन्ड। मैंने लिखा फ्री इलेक्ट्रॉन आर दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस ऑफ मेटल बट कांट एस्केप इट ड्यू टू बैरियर फोर्स ऑन इट्स ओन, अपने आप नहीं एस्केप कर सकते। थोड़ी बहुत कहानी आपको समझ में आई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, मतलब बाहर ही पाए जाएंगे, बट सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। इसका मतलब आप क्या समझे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं बाहर पाए जाएंगे, किसी एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल में पाए जाएंगे। ठीक है, मतलब वैलेंस तो हुए ही सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, बट सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने कैपेबल नहीं होते कि वो मेटल की सरफेस में फ्रीली मूव कर पाएँ, मेटल के सरफेस के विद इन फ्रीली मूव कर पाएँ। ये चीज़ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने देखा वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के शेल या ऑर्बिट में तो पाए जाएंगे, बट वो शेल और ऑर्बिट सबसे आउटर मोस्ट होगा, सबसे बाहर वाला होगा। जैसे कार्बन में 4 है और 1 है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है ही है, ये तो प्री रिक्वेस्ट ही है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो मेटल की सरफेस के विद इन अंदर ही अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी पढ़ा होगा, तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट उसे बाहर छोड़ के नहीं जा सकते, मेटल के सरफेस को बाहर छोड़ के नहीं जा सकते। इट इज़ ड्यू टू बैरियर फोर्स या आपका मेटालिक बॉन्ड। अब जरा इसी को समझते हैं। आप इस एग्जाम्पल से देखो, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन में इतनी औकात नहीं है कि ये मेटल की सरफेस को छोड़ के चले जाएं या कार्बन की सरफेस को छोड़ के चले जाएं, पर हैं तो बाहर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है ही, बट फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है बट फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट सोडियम का ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है एम शेल का, ये क्योंकि बाहर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है, और सोडियम मेटल है ना, तो
ऑब्वियसली मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब ऐसी क्या दिक्कतें आ जाती हैं कि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाते, या जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते भी हैं वो मेटल के सरफेस में तो आसानी से घूमेंगे, घर के अंदर तो कैसे भी लेट, पर बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जा सकता, मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। ऐसा क्यों है, तो ये हमें देखना है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, कुछ रीस्टेरिंग फोर्स या बैरियर फोर्स होता है, समझिए ज़रा। यहाँ माथा फोड़ते हैं अपना। देखिए मैंने ये एक मेटल की सरफेस बनाई, और ये मेटल की सरफेस चाहे कोई सी भी मेटल सरफेस है, मान लो मेटल है M, मेटल है M, मेटल क्या है बच्चों, M है। कौन सा मेटल है, M है। तो ये जो मेटल M है ऑब्वियसली यहाँ पे मेटल M होगा, है ना, ये पूरा मेटल M है, और ये मैंने उसका एक छोटा सा एटम बना दिया। ऐसे एटम यहाँ भी होंगे, ऐसे एटम यहाँ भी होंगे। और आपको पता है मेटल क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। मेटल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो मेटल जो होगा उस पर कुछ ऐसा होगा, मान लो ये मेटल एक मोनोवेलेंट है, तो ये कटाइन बनेगा और क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, और इन दोनों के बीच ही एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है नेचर में। कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिजिक्स के टर्म में तो ये है, बट केमिस्ट्री इसी फोर्स को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। इसको ही केमिस्ट्री क्या बोलती है, मेटालिक बॉन्ड बोलती है। चलो ठीक है, अब आप समझो क्यों वो बाहर नहीं जा सकता। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और उस इलेक्ट्रॉन की हिम्मत हुई कि मैं बाहर निकल जाऊँ। पहली बात, बाहर निकलने से पहले ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तो हो सकता है कि इस ऑर्बिट को छोड़ दे, मेटल की सरफेस के विदिन ही बाहर निकले, और इस मेटल को बना दे कटायन, और ये इधर घूम सकता है, इधर घूम सकता है, इधर घूम सकता है, इधर घूम कर सकता है, बाहर नहीं निकल सकता, बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, वही समझते हैं। क्योंकि जैसे ही ये बाहर निकलना चाहेगा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, ये कटायन था M+, और मान लो यहीं से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहा, किसी इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलने की कोशिश करी, उसी समय ये जो कटायनिक चार्ज है, ये जो कटायनिक चार्ज है, ये हो जाएगा एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ये एक्टिवेट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को दोबारा अपनी तरफ और ज़्यादा मैग्नीट्यूड से खींच लेगा, ड्यू टू, आपको पता है, मेटालिक बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींचेगी, कटायन कितना बड़ा है, इलेक्ट्रॉन तो छोटी सी चीज़ है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। अपने आप तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता, अपने आप तो इसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब मेटल के सरफेस के विदिन घूमेगा, इतनी परमिशन दे रखी है माता पिता ने, बट जैसे ये बाहर निकलेगा पिताजी डांट लगा देंगे, अंदर बुला लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो जिद्दी बच्चा है वो बाहर नहीं जा सकता। वैसे भी कोरोना का माहौल है, बाहर नहीं जाना चाहिए, पर मान नहीं रहा है, तो मार पिटाई से ही काम चलेगा, तो इसको अट्रैक्शन से अंदर बुला लेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। तो हमारा क्रक्स या कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रॉन, कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन, कांट एस्केप या इजेक्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन कांट एस्केप या इजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल के सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन ना इजेक्ट हो सकता है ना एस्केप हो सकता है, ड्यू टू, अब आप उसे कुछ भी बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं जा पाएगा, जो मेटल के कटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बनेगी। या आप बोल सकते हो मेटालिक बॉन्ड, या आप बोल सकते हो आपका बैरियर फोर्स। ये सारे बैरियर फोर्स ही तो हैं, जाने ही नहीं देगा उसे, बैरियर फोर्स। या एक और काम बोल सकते हो रीस्ट्रेनिंग फोर्स, इसकी वजह से भी वो बाहर नहीं जा पाएगा, ये आपको याद रखना है। तो क्लियर हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाले हैं और कुछ नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिनको इतनी परमिशन तो दे ही रखी है कि वो मेटल के सरफेस के विदिन मूव कर लें, बट जैसे ही बाहर निकलना चाहेंगे तो ड्यू टू बैरियर फोर्स, रीस्टरिंग फोर्स, मेटालिक बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो अंदर ही खींचे चले जाएंगे। ये चीज़ें हैं, ठीक है।
अब अपने आप तो ये जा नहीं पाएंगे, तो कुछ बाहर से ही एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, सिर्फ निकल जाएं और कुछ नहीं। हमें नहीं पता उसके बाद नाचें गाएं खेले कूदे, हमें कुछ मतलब नहीं है कि उसके बाद ये रेस्ट में हो मोशन में हो। हमारा काम बस इतना है कि मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाएं। हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि जस्ट ये बाहर निकल जाएं, जस्ट सिर्फ बाहर निकल जाएं, उसके बाद कुछ ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, वो समझेंगे हम ज़रा। चलिए, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, हमें अपने नेक्स्ट टॉपिक देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ हमें अभी तक कंक्लूज़न से ये पता चला कि फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बाहर नहीं जा पाता, ठीक है, अपने आप नहीं जाएगा, हमें कहाँ चैन है, हम तो इसे निकालना चाहते हैं बाहर, ठीक है, हम निकालेंगे, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। बट उससे पहले थोड़ा आप कन्वर्जन देख लेना, पहले भी बताए थे, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, ये आपको याद रखना है, ईवी। और जब भी हम छोटी एनर्जी की बात करेंगे तो ईवी में ही करेंगे, जूल में नहीं देनी, जूल बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जैसे न्यूटन है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बाहर निकलेगा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो, जब मैं इलेक्ट्रॉन कहूँ तो अब सारी बातें फ्री इलेक्ट्रॉन की होगी, वैलेंस की नहीं होगी, वैलेंस गया बाहर में। अब सारी बातें किससे होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन से होगी, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखूँ, इसका मतलब भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही है। तो सिंपल सी बात है, हमें कुछ ऐसी एक टर्मिनोलॉजी बनानी है, जो टर्मिनोलॉजी या एनर्जी की टर्म इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से लिबरेट करने में काम आती है। और उस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई नॉट से, या बहुत से लोग इसे डब्लू नॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डब्लू नॉट या फाई नॉट। आपको बताया हम किस तरफ इशारा है हमारा, ये वो एनर्जी होगी, दिस इज़ जस्ट द एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी। एक तो सबसे कम से कम लग जाए और एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा तो होगी, एक्स्ट्रा नहीं होगी तो अपने आप नहीं निकल जाता वो बाहर, ठीक है। तो दिस इज़ एक्स्ट्रा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दी free electrons to just eject out or remove out from the metallic surface, ठीक है, इतनी सी बात है। तो what is work function, it is the minimum extra में समझिए जाना, एक्सटर्नल भी है, तो it is the minimum extra energy required by free electrons of the metal surface, free electrons of the metal surface. It is the minimum extra energy required by free electron of the metal surface to just remove या eject out from metallic surface, from metallic सरफेस, मेटालिक सरफेस से बाहर निकल जाएं। देखो, जस्ट लिखा मैंने, जस्ट मतलब सिर्फ बाहर निकालो, उसके बाद वो नाचे गाए खेले कूदे मूव करे रेस्ट में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बाहर निकालना है। एक बार बस वो मेटल की सरफेस से कहाँ चल जाए, बाहर आ जाए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इट इज़ द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल सरफेस टू जस्ट रिमूव इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटालिक सरफेस। क्लियर है इतना सा, गुड। एंड नाउ it is measured in electron